Good morning, everyone. Yeah, I'm here. All of you are present over here. That's good. That's great, actually. Good morning, Neha. Good morning, Adil. Good morning, Samaya. Good morning. Good morning, Vijay, Shubham, Ahmed, Taranpreet. Good morning, Shruti Jay. Good morning, Bhavna. Good morning, Utkarsh. Good morning, Parul. Rudra. Good morning, Snehal. Good morning, Swapnil. Neha, Sakshi. Good morning. Ayushi. Good morning. Animesh. Yes, good morning. Vijay. Yes. वेरी नाइस यू ऑल आर प्रेजेंट ओवर हेयर. एकदम डिसिप्लिन हो गए हो हाँ तुम लोग 2 दिन के बाद. ओह कृति सिंह मैम 12 को पेपर है. ओके. साक्षी सिंह 12th को पेपर है. यस अच्छा मतलब कि मेरे कहने से डिसिप्लिन नहीं हुए हो अपने पेपर की वजह से डिसिप्लिन नहीं हुए तो चलो वो भी ठीक ही है. किसी वजह से वो डिसिप्लिन तो हुए कम से कम हमारे टाइम तो वेस्ट होने से बचा ना बाकी और लोगों का. या साक्षी. हाँ नहीं साक्षी आप तो शुरू से ही ऑन टाइम रहे हो. बस कुछ भी बच्चे नहीं रहते हैं बाकी तो सब लोग आ ही जाते हैं. ओके ओके चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम. यस स्वप्निल. ओके ओही वाला क्वेश्चन हो गया. दैट्स गुड मैं तो कराने जा रही थी. ओके सबका हो गया. यस अरजीत भावना कृति सुमैया अनिमेश ध्रुव तरनप्रीत अहमद विजय शुभम पारुल रुद्र उत्कर्ष श्रुति जय आयुषी साक्षी स्नेह सबका हो गया. दैट्स गुड. कोई डाउट भी नहीं है. ओके ओके दैट्स वेरी गुड वेरी गुड. सो ओई वाला क्वेश्चन आप सबका हो गया है. ओके हाँ वो क्वेश्चन जो मैंने एक मार्क कराया वो मैं करवा दूँगी आज की सेशन में करवा दूँगी. बट अभी हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं. ओके फिर जो चैप्टर 3 का जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. यस यस ध्रुव यस यस ध्रुव इट्स ओके. ओके सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4 टुडे. Illustration number 1, come on everyone on page number 4.8. Page number 4.8, everyone come. So what it is about? It's about target costing. It's about target costing. First of all, it is saying cartoon toy company expect to launch toy X Disney character है कोई. And the most important thing over here is there is a royalty on the selling price to Disneyland. ओके एक टॉय कंपनी जो टॉय प्रोड्यूस कर रही है जो डिज्नी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है तो उसको डिज्नीलैंड को उनके कैरेक्टर यूज़ करने के लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी. ओके देन देर KTC टारगेट है सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पर टॉय. 100 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस रहेगा एंड उस पर उनका 25% का प्रॉफिट मार्कअप करने का प्लान है. अनदर थिंग इज़ यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें टॉय बनाने में क्या क्या चीज़ खर्च हो रही है. सबसे पहले एक कॉम्पोनेंट H1 लगना है 8.5 रुपीज़ पर टॉय. देन H2 7 रुपीज़ पर टॉय. देन लेबर चार्जेस लगने हैं 60 पर आर एंड 40% आर उसमें लगना है एक टॉय में. तो 24 रुपीज़ की लेबर लगेगी पर टॉय. देन एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड है 13.5 के. ये खर्चा लग रहा है टोटल एक टॉय को बनाने में. अनदर इज थिंक एज रिटन ओवर हेयर इट इज सेइंग दैट ईच टॉय रिक्वायर 0.6% ऑफ अनदर मटेरियल. इन सब के अलावा भी कुछ मटेरियल और लग रहा है. वो कौन सा है? विच आर सप्लाइड एट कॉस्ट टू 16 per kg with a normal 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नॉट यूजेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग. ओके कोई और मटेरियल ऐसा है जो 16 रुपीज़ पर केजी का हम परचेज़ करेंगे एंड वो 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है.
4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, मतलब हमें ज़्यादा मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। तो 14 kgs परचेज़ कर रहे हैं हम एट प्रेजेंट 14 पर kg। हमें कितना kg चाहिए? 0.6 kg। 0.6 kg हमें मिलेगा 96% पे। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 96% करो। 0.6 किलोग्राम हमको, मतलब 600 ग्राम हमको मटेरियल चाहिए एंड वो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो हमको उतना ही ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। तो हम ये एज्यूम कर लें कि 0.6 96% है और हमें 100% चाहिए। एक मिनट, इसको ऐसे समझना कि ये जो 600 ग्राम का है 600 ग्राम्स मटेरियल है, या देखो 0.6 ही लिखो क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 0.6 kg, 0.6 kg को हो या 600 ग्राम को, एक ही बात होती है, ठीक है। 0.6 kg ये 96% है, तो 100% कितना होगा? यूनिटरी मेथड 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100 कितना आया? 0.625 kg। ओके, इतना हमें मटेरियल चाहिए 0.625 kg। ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। 0.6 kg नहीं चाहिए, 0.625 kg चाहिए। हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारा मटेरियल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है एंड इसका रेट है 16 पर kg, इट इज़ मेंशन ओवर है। तो 0.625 इंटू 16 कितना आया अनिमेश? 10 रुपीज़। ओके, 10 रुपीज़ का ये हमें अदर मटेरियल लगेगा। ओके, 10 रुपीज़ का हमें अदर मटेरियल लगेगा इन सारे खर्चों के अलावा। ये जो खर्चे यहाँ पर लिखे हैं इसके अलावा 10 रुपीज़ का हमें और भी मटेरियल लगने वाला है। ओके, ठीक है। तो हम इसको पहले तो हम निकालें कि हमारी टारगेट कॉस्ट क्या होगी। तो 100, उसमें से हमारे 25% प्रॉफिट मार्जिन होगा एंड 15% रॉयल्टी। 15% रॉयल्टी किस पे? ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? ये 100। इसका 15% क्या हुआ? 15 रुपीज़। 25% क्या हुआ? 25 रुपीज़। ये भी सेलिंग प्राइस पर है और ये भी सेलिंग प्राइस पर है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 100 में से -25 के देन 85 का 15%, ऐसे नहीं। दोनों ही सेलिंग प्राइस पर हैं, तो दोनों ही 100 का 25% कितना हुआ? 25। 100 का 15% कितना हुआ? 15। तो 15 प्लस 25 कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? 60। टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? 60। ये हमारी टारगेट कॉस्ट है। टारगेट कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट हमें मीट आउट करनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट हम देखेंगे कि कैसे देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हम देखेंगे ये जो हमारे सारे एक्सपेंसेस यहाँ मेंशन है प्लस ये वाला मटेरियल, इसको मिलाकर हम एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे। तो इट इज़ कमिंग ओवर हेयर, इट इज़ विजिबल ना? इट इज़ विजिबल प्रॉपरली? ओके, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, now it is okay. ओके 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 ओके, सुमैया कह रही है और इंक्रीज करो। ओके, चलो ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं हम। इसको इंक्रीज साइज पर ही रहते हैं, इसको और अलग अलग पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट 8.5 का, H1 लग रहा है, H2 7 का एंड लेबर 24 रुपीज़ की एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड 13.5 की। देन हमने ये इसके कितने 10 रुपये इसके निकल, किसने बताया था? निमेश ने बताया था। तो 10 रुपये हम ये 8 7 24 13 एंड 10 रुपये इसकी, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 63। राइट एवरीवन विथ मी? एग्जैक्टली। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 63। होने कितनी चाहिए? 60 होनी चाहिए और कॉस्ट आ गई 3 रुपीज़ की, 63 की। तो हमारा कॉस्ट गैप कितना हुआ? 63 माइनस 60, हमारा कॉस्ट गैप हुआ 3 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, इन्होंने यही ICI ने यही लिखा है यहाँ पर दैट हमारा जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 63 है, टारगेट कॉस्ट है 60। तो हमें अपना जो प्राइस है वो 3 रुपीज़ से और डिक्रीज़ करना पड़ेगा।
कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा 3 रुपीज़ से टू अचीव द टारगेट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹100. ओके, डन 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 डन. यस यस विजय. यस, अगर डिक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर या तो हमारा प्रॉफिट कम होगा. अगर हम प्रॉफिट नहीं कम करना चाहेंगे तो हमारी सेल प्राइस 103 हो जाएगी. इसलिए यहाँ पर क्या है, टू अचीव अ टारगेट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹100. ओके ओके, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर चलते हैं. इलस्ट्रेशन नेक्स्ट केस सिनेरियो है. ये केस सिनेरियो है. इसमें क्या बोला है, बहुत इजी है और इतना बहुत इजी सा, मतलब थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा है बट इसका आंसर बहुत इजी सा है. टारगेट कॉस्टिंग पे ही बेस है. कावेरी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक्स इन इंडिया एंड देन सेल देम इन इंडिया. लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल बाइक. बाइक का क्या नाम है, जिंगारू. ओके, इट्स बेस्ड ऑन आई थिंक कंगारू, जिंगारू. जोक्स अपार्ट, द बाइक इज माउंटेड विद ऑल एल्युमिनियम एंड सिंगल सिलेंडर. ये उसकी जो स्पेशलिटीज़ बता रहे हैं. एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस विद इन द रीच ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा उन्होंने कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है. देन मेंटेनिंग द टारगेट प्राइस वॉज डिफ़िकल्ट. डिज़ाइन प्रोडक्शन में थोड़ी सी हमारी कॉस्ट बढ़ गई थी, इंक्रीज फ्रिक्वेंटली, तो हम टारगेट कॉस्ट नहीं मेंटेन कर पाए, ऐसे सब कह के रो रहे हैं. एंड इन फ्यूचर हमें उसको इंक्रीज़ करना नहीं चाहेंगे, हम टारगेट कॉस्ट पे रहना चाहेंगे. ठीक है, इट्स ओके. रिक्वायर्ड क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड फॉर जिंगारू बाइक्स. अब देखो हमें क्या करना है. यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि हम एक ऐसी बाइक बनाना चाहते हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए हो. तो मिडिल क्लास बहुत हाई लेवल की बाइक तो नहीं ले सकते. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, या तो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी या डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पर हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तभी तो हम मिडिल क्लास बायर तक पहुँच पाएंगे. बस ये यहाँ लिखा है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जिंगारू बाइक. ख़त्म, इंस्टीट्यूट ने ख़त्म कर दिया बस इतने में. ये भी नहीं बताया कि हम लेंगे मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रहे, मिडिल क्लास फैमिली के लिए रहे, इसलिए हम लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं. इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया. ठीक है, इंस्टीट्यूट को लगता है हम लोग को सब आता है. हाँ, और क्या आता ही है. यस यस यस. Yes, Animesh. Yeah, it's okay. Fine, Dhruv. Yes, okay. The next question is, after adopting target costing, identify issues and challenges. अब उस बाइक में क्या issues and challenges आएंगे उस पर डिस्कस करो. पहली बात तो हम टारगेट प्राइस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ टारगेट प्राइस इज अ चैलेंज. देन इन्वायरमेंटल इशू, क्योंकि हम सस्ती बाइक बना रहे हैं तो हो सकता है वो पोल्यूशन करे. ऑटोमोबाइल पोल्यूशन इज़ ऑलरेडी अ बिग प्रॉब्लम, तो हो सकता है जिंगारू बाइक भी पोल्यूशन क्रिएट करे. तो BS एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से मे भी हमारी बाइक क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है तो इट मे हैपन कि वो उस क्राइटेरिया में फॉल ना कर पाए और हम उसके ऊपर BS एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ना कर पाएँ ड्यू टू द कॉस्ट सेविंग मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द कंपनी KIL, I think. So whatever, KL it was. These norms restrict the pollution created by motor vehicle. ये restrict करते हैं, जितनी मोटर व्हीकल से पोल्यूशन होते हैं उसको restrict करते हैं. Then safety issue मतलब ये कुल मिला के यहाँ पे नाम लिखा है जिंगारू बाइक का, लेकिन ये केस स्टडी है टाटा नैनो की. इफ़ एनीवन रिमेंबर कि टाटा नैनो के साथ क्या क्या हुआ था, तो बस ये केस स्टडी हो गई. और प्लस आपको ये चैलेंजेस MCQ पोर्शन में तो नहीं करने को मिलेंगे. ठीक है, रिपेयरिंग फैसिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ग्लोबल कंपटीशन, ये सब इन्होंने इश्यूज़ यहाँ डिस्कस किए हैं. अगर मन करे तो एक बार पढ़े ना.
एंड दिस इज़ ऑल। सिर्फ यहाँ पे जो मेन पार्ट था वो मुझे ये बताना था कि देखो यहाँ पर लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं हम। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली द मोटिव ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। देन वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज पेज नंबर 4.19, पेज नंबर 4.19। ओके, दिस क्वेश्चन इज अबाउट लर्निंग कर्व। सो यहाँ पर हम लर्निंग कर्व, इस क्वेश्चन पर थोड़ा मैं टाइम दूंगी क्योंकि हमने इससे पहले लर्निंग कर्व नहीं पढ़ा है और ये एकमात्र क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में जो लर्निंग कर्व के ऊपर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 में है, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे। बट आप अगर इसको एक बार कर लोगे तो जो चैप्टर 6 वाला लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बट इसके लिए लॉग आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। Yield manufacturers consume durable product very highly competitive price। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ये, मटेरियल लेबर ओवरहेड ये रहा, पैकिंग मटेरियल ये रहा, पैकिंग मटेरियल की पूरी कॉस्ट दी है, बाकी सब पर यूनिट पर आर दिया है। देन सेलिंग प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड a total of 1000 यूनिट कैन बी सोल्ड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। देन देखो लर्निंग कर्व का मैं आपको बता दूं होता क्या है। लर्निंग कर्व का मतलब होता है जैसे कोई भी एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में एकदम आज ही एम्प्लॉय हुआ, एकदम नया है, उसको कुछ नहीं आता, तो वो जो फर्स्ट यूनिट बनाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है, तो फर्स्ट यूनिट बनाने में वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, देन वो अनदर यूनिट बनाएगा जब कंपैरेटिवली उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, एंड जब वो तीसरी यूनिट बनाएगा तब उसमें कंपैरेटिवली उससे भी कम। तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं लर्निंग इफ़ेक्ट कि उसने सीख लिया अब यूनिट बनाना, अब उसको कम टाइम लगेगा। एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे वो यूनिट बनाते जाएगा और टाइम कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर उस प्रोडक्ट की हाई पोटेंशियल तक के वो पहुँच जाएगा, यानी कि उससे कम में टाइम में प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तब कहते हैं वहाँ पर लर्निंग स्टॉप हो गई, मतलब अब वो एम्प्लॉय और लर्न नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट के साथ में। तो यही हमको समझना है लर्निंग कर्व में। ठीक है, चलिए अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 80% लर्निंग कर्व। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 80% की रेट से लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए 80% लर्निंग कर्व एंड जो उसका इंडेक्स दिया हुआ है, ये इंडेक्स आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ये इंडेक्स निकलता है जेड स्कोर की टेबल से। तो आपको ना जेड स्कोर की टेबल ले जाना और ना वहाँ पे आपको कोई प्रोवाइड करने वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसमें आपको ये इंडेक्स दिया हुआ। सो बी डोंट वरी अबाउट इट। ओके, हाँ वो दिया ही होगा क्योंकि उसके बिना इंडेक्स के बिना ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। एंड जेड स्कोर की जो टेबल है वो आपको लेनी नहीं जानी है और वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वहाँ पर तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यस आदिल, यस एग्जैक्टली। The another thing is that the expected time to be taken for the first unit is 30 hours and the learning effect is expected to end after 250 units have been produced। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर देखो बोला है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है फर्स्ट यूनिट के लिए वो 30 आवर्स के हैं। 30 आवर्स में फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी एंड उसके बाद 250 यूनिट्स तक के प्रोडक्शन होगा एंड 250 यूनिट्स के बाद में लर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब वो सेम रेट पर ही, अब सेम टाइम में ही जितना भी अब वो यूनिट बनाएगा वो उसमें सेम टाइम, अब वो उस यूनिट बनाने में कुछ नहीं सीखने वाला। लर्निंग इफेक्ट ख़त्म 250 यूनिट्स के बाद में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 80% की रेट से वो सीख रहा है और फर्स्ट जब यूनिट क्रिएट करेगा तो उसमें फर्स्ट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में 30 आवर्स की वो टाइम लेगा। उसके बाद में 250 यूनिट्स तक के वो 80% की रेट से जो भी इंडेक्स है वो वैसे सीखता रहेगा एंड 250 यूनिट्स के बाद में वो सीखना ख़त्म कर देगा। मतलब लर्निंग इफेक्ट दी एंड। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट किचन केयर।
टोटल लेबर आवर्स कितने लगेंगे। दूसरा क्या, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्न ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सामने क्वेश्चन खोले रहिए, मैं आंसर पे चलती हूँ नेक्स्ट पेज पे। 2 और क्वेश्चन है, ये हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था लर्निंग कर्व का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल वाला सेम फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ओके, y इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है लर्निंग आवर्स, टोटल लर्निंग आवर्स। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस जब किया तो उसमें कितना टाइम लगा। एक्स का मतलब क्या होता है, आपकी लर्निंग किस पॉइंट तक जाने वाली, मतलब कितनी यूनिट्स के लिए आपको लर्निंग चाहिए। एंड बी का मतलब होता है लर्निंग कोफिशिएंट। ओके, साक्षी पूछ रही है कि ये 250 यूनिट, ठीक है। देखो 250 यूनिट का ये रहा बाइफर्केशन। 250 यूनिट में 250 यूनिट बनाने में हमें 1268.25 आवर्स लगेंगे। कैसे लगेंगे, फर्स्ट यूनिट पर 30, देन एक्स का मीन हुआ 250 यूनिट। 250 यूनिट कितने इफेक्ट, लर्निंग इफेक्ट कितनी यूनिट पर रहेगा, तो उसका क्यूमुलेटिव फिगर है 250 यूनिट तक, तो 5.0। देन यहाँ पे कोफिशिएंट लेकर 5.073 आवर्स आ गया था। ठीक है, देन टोटल टाइम कितना हुआ, 250 जितना आवर्स आया इंटू 250 यूनिट, तो 1268.25 आवर्स आ गए टोटल। देन जैसे हमने 250 यूनिट के लिए निकाला, सेम हम 249 यूनिट्स के लिए भी निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1264.67। 249 यूनिट्स के लिए कितना टाइम आता है, कितना टाइम लगता है। अब मुझे ये बताओ कि 250 यूनिट बनाने में 1268.25 आवर लगेंगे एंड 249 यूनिट बनाने में 1264.67 आवर लगेंगे, तो इंक्रीमेंटल आवर्स कितने लग रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इंक्रीमेंटल आवर्स का, तो वो इंक्रीमेंटल आवर्स हमें कितने लग रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के 3.58। वेरी गुड सुमैया, 3.58 आवर्स हमें एडिशनल इंक्रीमेंटल आर फॉर 1 यूनिट। 250 माइनस 249 कितना हुआ, 1 यूनिट, उस 1 यूनिट के कितने आर लग रहे हैं, 3.58 आर। 3.58 आर उस पर्टिकुलर 1 यूनिट के आर लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे हमें 1000 यूनिट में कितने आवर्स लगेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि 1000 यूनिट में हमें कितने आर लगेंगे। आप कहोगे यहाँ पर तो 750 आर यूनिट लिखा है, ठीक है, बट मैं बता रही हूँ 1000 यूनिट है अगर यहाँ पर, तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एक 250 यूनिट है एंड एक 750 यूनिट है। 250 यूनिट पर क्या आ रहा है, 250 यूनिट पर आएगा लर्निंग कर्व का इफेक्ट। वेट, 1000 यूनिट है, 250 यूनिट पर आएगा लर्निंग कर्व का इफेक्ट, 750 यूनिट्स पर आएगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा 750 यूनिट पर। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। जब कोई इफेक्ट नहीं आएगा 750 यूनिट पर, तो जितना इंक्रीमेंटल आर है हम उसको 750 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इंक्रीमेंटल आर्स आ जाएंगे 750 के। ठीक है, 750 आर के जिसमें विदाउट लर्निंग कर्व का इफेक्ट है, लर्निंग कर्व का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे आर कितने हुए 750, उसमें 750 इंटू 3.58 आर करेंगे तो वो हमारे ऐसे आर आ गए जिसपे लर्निंग का इफेक्ट नहीं है। अब जिसपे लर्निंग का इफेक्ट है वो कैसे निकालेंगे, वो तो हमने ऑलरेडी निकाला है, ये रही 250 यूनिट की हमने 1268.25 आवर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1268.25, तो ये आ गए हमारे 3953.25 आवर्स टोटल लर्निंग कर्व के। टोटल 1000 यूनिट्स के लिए टोटल आर कितने स्पेंड हुए वो आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। जो मेरा पहला क्वेश्चन था क्या था, एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट किचन केयर। तो हमें कितने लेबर आर खर्च होंगे, लेबर आर कितने खर्च होंगे, लेबर आर खर्च होंगे 3953.25। ठीक है,
अनदर पॉइंट इज कि प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बताए कि एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है when there is an average profit of 800 per unit to achieve its long term objectives. ओके अनिमेश क्या ओके नहीं अनिमेश यू आर सेइंग रॉन्ग, ऐसे नहीं। देखो सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखो कि 250 आवर्स तक के हमें लर्निंग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर 1000 टोटल यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 250 आवर्स तक हमें लर्निंग का इफेक्ट आ गया, तो कितनी यूनिट बची? 750 यूनिट पर लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको नॉर्मल रेट से 3.58 पर आवर के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस पे लर्निंग का इफेक्ट आ रहा है 250 यूनिट, इस पे तो हम लर्निंग का इफेक्ट लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जितने आवर लग रहे हैं वो सेम नहीं है सेकेंड यूनिट के आवर से। सेकेंड यूनिट में आवर थोड़े कम लग रहे हैं, थर्ड यूनिट में और कम लग रहे हैं, इस फोर्थ यूनिट में थर्ड से भी कम लग रहे हैं, एंड इस तरह से ये पूरी चेन चल रही है, ठीक है, लर्निंग करके। तो इसके हम आर ये सिंपल टेक्निक से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको कोफिशिएंट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जब कोफिशिएंट यूज़ करके हमने यहाँ पर आर्स निकाल लिए हैं 1 to 68.25 आवर्स, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, हो गया 1000 यूनिट के लिए। क्लियर है निमेश? यस, फाइन, दैट्स वेरी गुड। अनदर थिंग इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी बतानी हमें। चलो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, विजय कह रहे 1000 यूनिट कहाँ से आए? 1000 यूनिट आए हैं, देखो यहाँ से, प्रोडक्ट लाइफ एंड ए टोटल लाइफ ऑफ 1000 यूनिट। टोटल लाइफ में प्रोडक्ट की हम 1000 यूनिट सोल्ड करने वाले हैं विजय, ओके। यहाँ पर जब प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, कितना मार्केट प्राइस है? मार्केट प्राइस है 5000 पर यूनिट, ये है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट क्या लग रही है? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, देन पैकिंग एक्सपेंसेस, ये तो पर यूनिट दिया है, बट पैकिंग एक्सपेंसेस इन टोटल, ओके। सो चलो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सेल्स 1000 यूनिट इंटू 50 पर यूनिट, देखा था ना हमने कि 50 नहीं 5000, सही है, 5000 पर यूनिट, ओके। तो ये आ गया 50 लाख। देन डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट थी? 1850 इंटू 1000, 1850 इंटू 1000, ये आ गई। देन कितने लेबर आर? टोटल लेबर आर 3953.25 आवर्स इंटू 80 रुपीज़ पर आवर, 316260, इतने डायरेक्ट लेबर लग गए। वेरिएबल ओवरहेड कितना लग गया? 10 लाख का वेरिएबल ओवरहेड लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सबको पता है कंट्रीब्यूशन होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। देन उसमें से हमने पैकिंग चार्जेस जो कि 5 लाख रुपीज़ इन टोटल दिए हुए थे वो हमने लेस किया, टोटल नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 1333740 इज द नेट प्रॉफिट ओवर हियर, ओके। टारगेट कॉस्ट तीसरा पॉइंट था। अभी हमने देखा ना कि एवरेज टारगेट कॉस्ट क्या होगी, अगर हमने 800 पर यूनिट का हमने प्रॉफिट रखा है तो टारगेट कॉस्ट क्या होगी, ये भी देख लेते हैं। तो हमारी सेल प्राइस कितनी थी? सेल प्राइस हमारी थी 1000 यूनिट इंटू 5000 पर यूनिट, 50 लाख रुपीज़ की सेल प्राइस। देन डिज़ायर्ड प्रॉफिट, हमने कितना डिज़ायर किया प्रॉफिट? 800 पर यूनिट, 8 लाख का। तो हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई? सेल्स माइनस प्रॉफिट, टारगेट कॉस्ट आ गई 42 लाख, यस। अब इसमें जो भी हमारे खर्चे हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और पैकिंग के, वो सारे हमने रिड्यूस किए, तो हमारी एवरेज जो लेबर कॉस्ट आ गई वो आ गई 8,50,000। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो हमने कहा ठीक है, हमने लेबर को छोड़ के बाकी सारे खर्चे लेस कर दिए, प्रॉफिट लेस कर दिए, तो सिर्फ क्या बचा? जो एलिमेंट बचा वो सिर्फ लेबर कॉस्ट का तो बचेगा, क्योंकि देखो सेल्स में से हमने
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इक्वल टू नील। तो हमने यहाँ पे सेल ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट सारी ले ली एक्सेप्ट लेबर, फिक्स कॉस्ट जो थी पैकिंग मशीन कॉस्ट की वो भी कंसिडर कर लिया, एंड यहाँ पर प्रॉफिट भी कंसिडर कर लिया। सिर्फ क्या बचा है, टारगेट लेबर कॉस्ट 8,50,000 बचा है। 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो 850 पर यूनिट का टारगेट कॉस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक हमने इंटेंसिव मार्केट रिसर्च किया है, अब बताओ कि हम इसको कैसे टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करें। पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो मन करे इसको घर पे बैठ के पढ़ लेना आराम से। सिर्फ यहाँ पे जो आपको बताना है, जो चीज़ याद रखना वो सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से इतना याद रखना है कि टारगेट कॉस्ट की 2 टेक्निक होती हैं, एक होती वैल्यू इंजीनियरिंग और एक होती वैल्यू एनालिसिस। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, यहाँ पे मार्क कर लो, वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू एनालिसिस, दैट्स इट, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज अबाउट सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्वींसटाउन था एक, उसका बहुत स्मॉल फैमिली बिजनेस था फर्नीचर बनाने का, न्यूली अपॉइंटेड सीईओ आए, उन्होंने बोला कि हमारी सेल्स वॉल्यूम गिर रही है, कॉस्ट बढ़ रही है और प्रॉफिट गिर रहा है इस वजह से, तो हम कट थ्रोट कंपटीशन के एरा में हैं, हमें हाई क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस हाउ इट कैन इम्प्रूव इट सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट यूजिंग वैल्यू एनालिसिस। तो यहाँ पर वैल्यू एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट इन्होंने समझाया कि वैल्यू एनालिसिस क्या है, इज ए रिडक्शन इन कॉस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। प्रॉब्लम तो है क्योंकि इनकी ये हाई क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं बट इनकी क्वालिटी हाई नहीं आ रही है, कट थ्रोट कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो बस ये पूरा थ्योरेटिकल है, इफ़ यू वांट यू मे लर्न इट एट योर होम। बस यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि न्यू फीचर, कॉस्ट इफेक्टिव न्यू फीचर हमें लाने होंगे। अगर हमें किसी अट्रैक्टिव टू कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव न्यू फीचर्स लाने पड़ेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, इट्स नॉट अबाउट फर्नीचर, कोई भी प्रोडक्ट हो, न्यू मॉडल होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड उस पर हम वैल्यू एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। हाँ, आप आराम से घर में बैठ के पढ़ो ध्रुव, आपको ये समझ में आ जाएगा। यस, बहुत इजी है। अरे कॉस्टिंग से तो इजी कुछ नहीं, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। नहीं, सच में कॉस्टिंग से इजी सच में कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आया ढंग का कोई, अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे थे। देखो ये क्वेश्चन को आप पहले लड्डू क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मीन्स ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप गलती कर सकते हो, गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को लड्डू मार्क करो। एंड अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये क्वेश्चन बेस्ड है पीएलसी पर, ओके, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक इक्विपमेंट है ओबी, हम उसको या तो सीएफ से रिप्लेस कर सकते हैं या ओएफ से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट 12% है। अब बताओ हम क्या करें जब हमारी इनिशियल कॉस्ट ये लग रही है एंड 24,000 एंड 18,000 पर एनम की हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है। तो बताओ हम कौन सा इक्विपमेंट चूज़ करें, ये बोल रहा है। ट्वेल्व ईयर्स के लिए वो एटलीस्ट वर्क करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम इसे कैलकुलेट कैसे। तो सबसे पहले देखो ये क्या बोला इन्होंने, यहाँ पर एन्युटी फैक्टर नहीं दिया ना। तो 12% के रेट से 12 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर निकाल लो। ये यहाँ पर दिया है, ये आएगा, निकाल के मुझे बताओ। 6.194 आया है। यस, स्वप्निल, नेहा, स्नेहल करेक्ट, ध्रुव, कृति, शुभम, विजय, एमा, तरणप्रीत, श्रुति, जय, वाह, उत्कर्ष, नाइस। सो दिस इज द टोटल। yes Snehal, yes correct. So what I was telling you
कि जो इनिशियल कॉस्ट है 28,000 की, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर द लाइफ टाइम कितनी होगी, जितने भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग होगी 24,000। ये देखो, ये पहले इनिशियल कॉस्ट 2814, 2418, यहाँ पर देखो 28, 2840, 2418, इसमें हमने पीवी फैक्टर लगाया, क्योंकि एक जब भी देखो 1 साल से ज़्यादा का टाइम होता है तो हम उसमें पीवी फैक्टर लगाते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं। ये आपको एसएफएम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम टाइम वैल्यू मनी कंसिडर करते हैं। टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इनको ऐड किया, टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आ गई, ये एंड ये। तो बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम चूज़ करें, कह रहा है कि OF चूज़ करो क्योंकि इसकी कॉस्ट कम आई है, OF चूज़ कर लो, ठीक है। ओके, डन विद दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्विस्ट था, वो था टाइम वैल्यू मनी। जिसने भी टाइम वैल्यू मनी ओमिट कर दिया वो गया यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है ना कि टाइम वैल्यू मनी का कोई फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर पर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान से क्या बोले, थियोरी बेस्ड है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर है, बट ये थियोरी बेस्ड है, पूरी तरह से थियोरी बेस्ड है। ये देखो, आप लोग खुद देखो, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ख़त्म। बोला डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग और एंड ऑफ लाइफ किस किस फेज में जाएगी। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन एंड एंड ऑफ लाइफ, ये जाएगी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करती है, लिस्ट द टाइप ऑफ कॉस्ट, इसको आप लड्डू मार्क कर लो और आराम से घर पे बैठ के पढ़ना, ठीक है। लड्डू मार्क कर लो इसलिए क्योंकि हो सकता है वो ऐसा पूछे कि ऑपरेशन फेज में कौन डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड डिज़ाइन एंड टेस्टिंग दे दे, और क्या है कि क्या ये ऑपरेशन की कॉस्ट है, तो यू मस्ट से नो इट्स नॉट। हाँ, अगर एक ऑप्शन बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड वैलिडिटी क्लेम, तो आप इसको करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। सो इस तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो इसको लड्डू मार्क कर लो बस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, अडॉप्टेड थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट आर रैंक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। तो सिलेक्ट द हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट एंड देन कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एंड उस पर कमेंट करना है, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो हम किस पे निकालते हैं, पर बॉटलनेक एक्टिविटी। जो बॉटलनेक एक्टिविटी होती है एंटिटी की, उसी एक्टिविटी पर हम प्रोडक्ट की बॉटलनेक एक्टिविटी के बेसिस पर हम प्रोडक्ट का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटलनेक एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता, बट यहाँ पर लिख दिया कि टाइम बॉटलनेक है, टाइम की कमी है हमारे पास, तो हमारे पास वो बॉटलनेक है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। उसमें क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ क्या आता है, मटीरियल आता है, ठीक है। बट इन्होंने देखो वेरिएबल कॉस्ट में थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमेशा 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 लिख के रख लो मटीरियल आता है, इन्होंने यहाँ पे ये एरर कर दी, कॉन्सेप्चुअल एरर है कि इन्होंने यहाँ पर अदर वेरिएबल कॉस्ट भी इसी के साथ लिख दिया। अगर इसको अलग अलग लिखते तो हम उसको कंसिडर ना करते, बट इन्होंने एक साथ लिख लिया और हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम मानते हैं कि चलो ये मटीरियल का ही पार्ट है, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल एरर है ICI के, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद में कितने मिनट्स लग रहे हैं, मिनट्स का एलोकेशन किया हमने, एंड उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक मिनट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक मिनट कितना है, 2.83 एंड 2.5, ओके। देन हमने उसकी रैंकिंग कर दी 1 2 3, ये हो गया प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट की रैंकिंग, ओके। ये बोला था ना कि रैंक करना है, रैंक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट, तो हमने रैंकिंग कर दी। देन क्या मांग रहा है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, उस पर कमेंट करना, तो ठीक है, ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो,
बोला कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 221,600 और टोटल टाइम कितना है 2575120। 221,600 है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। हम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? टीए रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कौन सा पढ़े ना? टीए रेशियो इज इक्वल टू थ्रूपुट रिटर्न डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट, फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक एक्टिविटी। यस, ऐसे यहाँ निकालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक। यहाँ बॉटलनेक क्या है? मिनट। तो 221,600 डिवाइडेड बाय 25120 कितना आंसर आ रहा है? यस आदिल, यस 2.95 2.95 2.95 2.95 तीनों में लिख दिया। ठीक, कंट्रीब्यूशन कितना आया था? ये कंट्रीब्यूशन पर मिनट ये आया था, हमने भी कैलकुलेट किया ना ऊपर, कंट्रीब्यूशन पर मिनट दिखा, यही कंट्रीब्यूशन पर मिनट आया था। देन इसको डिवाइड किया तो टी ए रेशियो कितना आ गया? 0.95 1.02 0.85। देखो यहाँ पर एक और पॉइंट रिकॉल करो, मैंने कहा था टी ए रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है, 1 से नीचे होता है तो फिर वो टी ए रेशियो ख़राब होता है, इट्स ए बैड टी ए रेशियो। ओके, तो यहाँ पर टी ए रेशियो 1 से ज़्यादा कौन सा है? सिर्फ एक प्रोडक्ट का, ये सिर्फ इस प्रोडक्ट का टी ए रेशियो अच्छा है। ये प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई का टी ए रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इस यही बस टी ए रेशियो अच्छा है। और ये भी इंस्टीट्यूट को मेंशन करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने मेंशन नहीं किया, हमेशा की तरह हमारे जजमेंट पर छोड़ दिया वो चीज़। ठीक है, हाँ यस ठीक है, कोई नहीं, हमने कैलकुलेट कर लिया। बट यहाँ पर आप ये चीज़ अगर एग्ज़ाम में अलग अलग लिखा हो तो प्लीज़ इसको मटेरियल को ही कंसिडर करना, कोई और यहाँ तक कि लेबर भी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल डिडक्ट होता सेलिंग प्राइस से। ओके ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज दिस वन। अरे ये तो सिर्फ एलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एलोकेशन। जो भी कॉस्ट लगी हमने उसको क्या किया? एक्टिविटी ड्राइवर की बेसिस पर एलोकेट कर दिया। कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 6 लाख 15 लाख। पैकिंग मटेरियल कितना है? 8 लाख। नहीं ये यूनिट प्रोड्यूस कितने की है? इतने किलोग्राम, ये केजी का डेटा है। तो हमारी कॉस्ट कितनी लगी है पैकिंग मटेरियल पे? 3,60,000। 3,60,000 को 8:4 के रेशियो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ एलोकेशन करना, कुछ नहीं। पैकिंग मटेरियल दिखा, बस 8:4 के रेशियो में। देन एनर्जी कॉस्ट 96,000। एनर्जी कॉस्ट एनर्जी यूसेज में 60:30 के रेशियो में हम इसको एलोकेट कर देंगे। देन फाइन फॉर रिलीजिंग ऑफ टॉक्सिन, इसको 2,40,000 में, मतलब कि 2.4 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट कर देंगे। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल इक्विपमेंट 1,12,000, इसको 32,000 आवर्स एंड 8,000 आवर्स में एलोकेट कर देंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द एलोकेशन ओनली। एंड यहाँ पर देखो ये एलोकेट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन और कुछ नहीं। बस यहाँ पर बोला कि कैलकुलेट द टोटल इन्वायरमेंटल कॉस्ट पर किलोग्राम, बस और कुछ नहीं ना इसमें। ठीक है, ये आप आराम से घर पर भी बैठ के देख लो, यहाँ भी देख लो, कुछ नहीं जा रहा। ये देखो सिर्फ एलोकेशन है, जितना भी अमाउंट है टोटल 3,60,000 था, उसका देखो 8 और 4 के रेशियो में एलोकेशन, 96 का, 63 में 48,000 का, 2 और 0.4 में 112 का, 32,000 एंड 8,000 में एलोकेशन। दैट्स इट, टोटल कॉस्ट लिख लिया एंड उसके बाद जितनी यूनिट प्रोड्यूस उससे डिवाइड कर दी, इन्वायरमेंटल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस आ गया, खत्म। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ यहाँ से इलस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के एमसीक्यू भी हम आज के सेशन में करेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यू बच गए थे, ठीक है, लास्ट टाइम एमसीक्यू सेशन जब हमने सेशन 1 में किया था परसों, तो उसमें ये एमसीक्यू रह गए थे कराने को, क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्लास नहीं देखी थी, इसलिए मैंने टेकअप नहीं किया था तब। बट अभी हम आज के सेशन में पोस्ट ब्रेक सेशन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर सब लोग आ जाओ पेज नंबर 4.58 पर। पेज नंबर 4.58 पर आ जाओ सब लोग। यस, पेज नंबर 4.58। Storwell Industries Limited manufacture standard heavy deal steel storage rack for industrial use. ₹750 each. Okay, the company produced 10,000 racks per annum and the relevant cost data per annum is as follows. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मशीन सेटअप, मशीन असेंबली। बजटेड आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, देख लिया डेटा। ये सब पूछा क्या है, कैलकुलेट द करेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। करेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट बताओ, एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है वो भी बताओ। ठीक है, तो करेंट कॉस्ट कितनी लग रही है, करेंट कॉस्ट तो ये लिखी है, इतनी लग रही है। एग्रेसिव प्राइसिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर हैज़ ड्राइवन डाउन सेल। एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से सेल काफ़ी कम हो गई है एंड अब हम 675 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही सेल कर पा रहे हैं। ओके, एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर 10,000 रैक्स का है। हमारे पास 10,000 यूनिट्स हमारे पास मार्केट शेयर है। मार्केट में हम इतना ही बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बेच सकते। ठीक है, और हमें अपनी प्राइस भी रिड्यूस करनी है, 675 तक के प्राइस लेकर आनी है। तो अब क्या करें, करना क्या है, करंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालो एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। चलो हम आते हैं इसके आंसर पर। ओके, वहीं से डायरेक्टली कर लेते हैं। ये रहा करंट कॉस्ट 2010 1,50,000 एंड 30,000, टोटल 615। टोटल 615 आया एंड टोटल प्रॉफिट है 135 पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 615 पर यूनिट। ओके, देखो जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग इसको पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद आंसर पे जाना। ठीक है, डायरेक्टली आंसर पर मत चले जाना, पहले कैलकुलेट करना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो ठीक है देख सकते हो, बट अगर एग्ज़ाम में थोड़ा भी टाइम है तो फिर आप इसको स्किप मत करना। अपने आप से करोगे ना तो फिर वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं तो गाइड कर दूँगी आपको, बट करना तो एट द एंड आपको ही पड़ेगा। कैलकुलेटर तो आपको ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना कैलकुलेटर चला सकती हूँ बट आपका नहीं चला सकती, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ इसमें जितना भी एफर्ट्स लग रहा है वो सारा आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो। ओके, तो ये हो गया कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या है इसमें, मटेरियल के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लेबर के बिना प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बिना लेबर के प्रोडक्ट मूव ही नहीं करेगा जब तक लेबर उसमें वर्क नहीं करेगा, जब तक कि मटेरियल का क्या काम। मटेरियल तो बस ऐसे ही रॉ मटेरियल रखा हुआ है, लेबर ही तो उसको अपना मशीन के हेल्प से, या अगर नॉन ऑटोमेटेड है तो लेबर फिज़िकल अपनी जो भी लेबर यूज़ करता है उसकी हेल्प से फिनिश गुड्स प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है। देन सेटअप, मशीन सेटअप नहीं करेंगे तो फिर मशीन आगे कैसे बढ़ेगी। मशीन सेटअप नहीं करेंगे तो फिर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे बिना मशीन सेटअप के। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वही बोला, वही बात है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मशीन सेटअप इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मशीन असेंबली रेडी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये इससे हम सिर्फ प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने मशीन सेटअप नहीं किया, नो अर्जित, नो, दिस इज़ रॉन्ग कंटेंशन। नो अर्जित, नो, दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली होता क्या है, मशीन को सेटअप करने से, देखो अर्जित, देखो मशीन को सेटअप करने से अगर हमें वैल्यू में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है,
मशीन को सेटअप करने से वैल्यू में प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, वैल्यू एडेड एक्टिविटी उसको कहते हैं जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू में वैल्यू एडिशन हो रहा है। जैसे मटेरियल से हो रहा है, लेबर से हो रहा है वैल्यू में एडिशन, बट सेटअप कॉस्ट से हम प्रोडक्शन के लिए मशीन को सेट कर रहे हैं, उससे वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? इट्स ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 तरनप्रीत, करेक्ट, बिल्कुल सही। इसीलिए इसको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी बनाया है। द नेक्स्ट थिंग इज असेंबली लाइन। असेंबली लाइन की आप एक बार कॉस्ट देखो। ये जो असेंबली लाइन की कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा है? ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 61,50,000 एंड असेंबली लाइन की सिर्फ असेंबली वो मशीन के वो असेंबल करने की कॉस्ट 30 लाख जा रही है। ठीक है, तो इस कॉस्ट को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ये प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई एडिशन नहीं कर रही है। ठीक है, ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये देखो इतनी ज़्यादा कॉस्ट ले रही है, तो अगर हम इसको इफेक्टिवली यूज़ करें तो मे बी ये कम कॉस्ट लेकर हमारा प्रोडक्ट तैयार कर दे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब क्या क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन क्या था? हम फर्स्ट क्वेश्चन पे थे ना? यस। कैलकुलेट द न्यू टारगेट प्राइस फॉर द सेल प्राइस ऑफ। अब हमारी जब सेल प्राइस हो गई है 675, जो कि हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, हम इससे कम में अगर हम इससे ज़्यादा में अगर सेल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये कह रहे हैं इफ़ द प्रॉफिट पर यूनिट इज़ मेंटेन। तो बताओ हमारी टारगेट कॉस्ट क्या होगी? टारगेट कॉस्ट हमारी क्या होगी अगर 675 पे हम अपना सेल करें? चलो चलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन सामने खुला रखें, क्योंकि आंसर तो मैं बता ही रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन सामने खुला रखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 675 हमारी, अरे आंसर भी दे दिया पारुल, वेरी नाइस। या ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी? 615, और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 675। ठीक है, 675। तो जो डिफरेंस है 135 रुपीज़ का, वो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर रख लेते हैं, नहीं ये रहा डिफरेंस। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे कर दूँ, 675 इज इन सेलिंग प्राइस, उसमें से 135 इज योर प्रॉफिट मार्जिन। तो हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी है? 540। पर अभी हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आ रही है? हमारी तो टोटल कॉस्ट ही 615 आ रही है। ठीक है, तो हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? हमें इसमें रिडक्शन करना पड़ेगा 75 रुपीज़ का। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर में लिखा है इंस्टीट्यूट ने। थर्ड क्वेश्चन क्या था इसका? थर्ड क्वेश्चन था व्हाट स्ट्रैटेजी, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अपनी टारगेट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है? इंस्टीट्यूट ने कहा हम वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और टारगेट कॉस्ट जो हमारी 540 है और 615 जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, उसके बीच का डिफरेंस 75 है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन दिया। यहाँ पर देखो जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारी एक्स्ट्रा, पहले देखो आप अपने सामने क्वेश्चन खोल कर रखो, मैं बता रही हूँ। उसमें बजटेड लिखा हुआ है। एक मिनट मैं चलती हूँ क्वेश्चन पर ही, वहीं से ही बताती हूँ डायरेक्ट, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? 5 लाख एंड एक्चुअल क्या है? 5,20,000। मतलब यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गया, इसी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, लेबर आर 90 हमने बजट किया था, बट 1 लाख लेबर आर यूज़ हो गए, तो इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ गई। देन मशीन सेटअप एंड असेंबली तो सही है, बट इसकी जो कॉस्ट है वो नॉन वैल्यू एडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मटेरियल लेबर को
कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में असेंबली लाइन पर आएंगे। यहाँ पर देखो ये लिखा है कि 20,000 हमने एक्स्ट्रा मटेरियल कंज्यूम किया, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रा मटेरियल को 5,20,000 जो हमारी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 3.85 पर स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 520 मतलब कि 3.585 पर स्क्वायर फीट हम रिड्यूस करेंगे तो हमारी कितनी कॉस्ट रिड्यूस जाएगी? 77,000। इसका दूसरा तरीका निकालने कैसे, आपकी 20,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है तो 20 लाख में हमारी 5.2 इंटू 20 5.2 20 नहीं 0.2, क्योंकि ये हमने नीचे लाख्स में लिया, इसको भी लाख्स में ले लो, ठीक है। ये निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 77,000 का टोटल हमारा सेविंग्स आएगा। एग्जैक्टली तरनप्रीत, एग्जैक्टली। हाँ नहीं, मैं इस पोर्शन को थोड़ा एनालिटिकल है तो मैं थोड़ा धीरे जाऊंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने सामने क्वेश्चन खुला ही रखना होगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इट। अब इनएफिशिएंसी रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा 10,000 आवर्स। अब जो एक्चुअल थे वो 1 लाख आवर्स थे और जो बजटेड थे वो 90,000 थे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 आवर्स थे उससे भी हमें बचाना है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 10 लाख 10,000 इंटू कितने एक्स्ट्रा लग रहे थे? 10,000 इंटू ₹10 पर आवर रेट था, तो हमारा कितना रेट यहाँ पर बच जाएगा, कितना अमाउंट बन जाएगा? 1 लाख रुपीज़ बच जाएगा। 10,000 आवर्स का ₹10 पर आवर के रेट से, ओके। 1 लाख रुपीज़। मटीरियल में कितना? 20,000 स्क्वायर फीट मटीरियल बच गया है एंड 1 लाख आवर का ये लेबर बच गया, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ मशीन सेटअप। ये तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, तो इसका हमने जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ का हम टोटल कॉस्ट बचा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बोला कि ठीक है, ये मतलब बहुत एनालिटिकल बेस्ड आंसर दिया है कि हाँ ठीक है देख लो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट ऐसे भी नहीं कि हटा देना कि हमें मशीन सेटअप ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन यस करती, यस एग्जैक्टली। प्रोडक्शन कैसे होगा? वही अर्जित, वही मैं भी कह रही हूँ कि मशीन सेटअप कॉस्ट हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मशीन सेटअप कॉस्ट एलिमिनेट कर देंगे तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। अनदर थिंग इज़ मैकेनिकल असेंबली। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ है टोटल कॉस्ट, ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो हम इस पर भी सेम आंसर देंगे कि यहाँ पर देखो कुछ ऐसी टेक्निक लगाओ जिससे ये दोनों कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। सो बस ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कुछ क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेंगे बिफोर एलिमिनेटिंग दीज 2 एक्टिविटीज़। नॉन वैल्यू एडेड होने की वजह से अगर हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करने चाहिए। कौन से क्वेश्चन? कैन द प्रोडक्ट बी डिज़ाइन बेटर टू मेक द प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट। डिज़ाइन में चेंज कर लें। फ्यूअर पार्ट, कोई पार्ट हम चेंज कर दें, उसका सब्स्टिट्यूट कोई चीपर अवेलेबल है तो वो ले लें, या फिर कोई और बेटर वे है तो वो। ये क्वेश्चन हमने वहाँ भी पढ़ा था जब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, रिमेंबर? यस मैया, यस एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, पेज नंबर 4.59, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 4.59, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये क्या बोल रहा है? इसने बोला है कि लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम हमें कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, बहुत। लाइफ साइकिल के ना कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो बस आग बंद करके खुश हो जाना, क्योंकि इसके क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरा भी एस्पेक्ट है, खुश इतना भी ना हो जाना कि क्वेश्चन ही करना भूल जाओ, ठीक है। क्वेश्चन तो करना ही करना है। हाँ नहीं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं मुझे तो आता सब कुछ है, बट वहाँ करना भी है, ये मत भूलना। लाइफ साइकिल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर किए? 2,40,000। 2,40,000 क्या मैन्युफैक्चर किए? डिजिटल वॉचेस, ओके। देन सेलिंग प्राइस कितना है? 500 पर यूनिट। लाइफ साइकिल R&D रिसर्च कॉस्ट
देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जितनी कॉस्ट होती है वो संक कॉस्ट होती है। क्यों होती? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले इनकर कर चुके थे, तो उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, इसलिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या कहते हैं कि ये एक संक कॉस्ट है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट 120। अब देखो यहाँ पर जो ट्विस्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है वो क्या दिया है? 1 वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच, ठीक है। दूसरा दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, तो आपको यहाँ पर बैचेस भी निकालने पड़ेंगे। 2,40,000 यूनिट्स हमें बनाना है एंड एक बैच में ये दिया है, एक बैच में कितनी बढ़नी? वॉचेस पर बैच 300 यूनिट, तो 2,40,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 300 बैचेस, 300 वॉचेस पर बैच, तो कितने बैच आ गए? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 300, 800 बैचेस, ठीक है। तो 800 इंटू 4,000, 800 इंटू 4,000, यस यस यस। हाँ ये भी एलोकेशन बेस्ड है, इसमें भी इतना कुछ नहीं है, सिर्फ एलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉचेस आ गई पर बैच, इन वेरिएबल कॉस्ट पर बैच से हमने इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाली। देन फिक्स कॉस्ट 112 लाख। आफ्टर देयर आर सम मार्केटिंग कॉस्ट, इसमें भी देखो यही सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, वॉचेस पर बैच, देन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पर बैचेस निकालेंगे। 2,40,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 96 वॉचेस, जो जितने भी आएंगे बैच उसको हम पर बैच वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं ना, ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आंसर देखेंगे ना तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट यहाँ पर वॉच दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच एंड फिक्स कॉस्ट, देन कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर वॉच, ठीक है। बजटेड लाइफ साइकिल, देन बजटेड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट टिल द R&D स्टेज, देन द स्ट्रैटेजी कौन कौन से हम अडॉप्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 4.66, पेज नंबर 4.66, सब लोग आ जाओ 4.66, यस कृति 4.66, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रेवेन्यू बुक करेंगे, 500 वॉचेस इंटू 2,40,000 वॉचेस, तो यहाँ पर कितना रेवेन्यू आ गया? यस 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 तरनप्रीत, यू कैन इजीली गो फॉर दैट। अभी हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। रेवेन्यू कितना आ गया? 500 यूनिट, 500 रुपीज़ इंटू 2,40,000 यूनिट्स, 12 करोड़, 12 करोड़ का रेवेन्यू। देन R&D कॉस्ट कितनी आई? 80 लाख लिखा हुआ था अपने, देखा ना आपने, लिखा हुआ था ऊपर की R&D हमने इतना इनकर किया है। मुझे बार बार आना पड़ा, प्लीज़ अपने सामने क्वेश्चन खोल कर रखो, प्लीज़ क्वेश्चन को ओपन ही रखो। ये देखो 80 लाख, यही 80 लाख हम यहाँ पर लेकर आ गए, ये रहा R&D एंड डिज़ाइन कॉस्ट 80 लाख। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? 120 इंटू 2,40,000 यूनिट, 2,88,000 यूनिट। देन बैचेस 2,40,000 यूनिट, हमें यहाँ पर बैचेस निकालने थे ना कि 3, देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की गलती, यहाँ पे बोला है 300 बैचेस और उसको लिख दिया यहाँ 3,000 पर बैचेस। इसको यहाँ से काट के 300 करो, आपके पास सामने बुक होगी, इसको यहाँ से 1 0 काट दो, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट रही है, उसके बाद में बैचेस, देन फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। 2 लाख बैच कॉस्ट कैसे आया अनिमेश, मैंने बताया तो 2,40,000 हमारा टोटल एक्सपेंसेस है इंटू 4,000 रुपीज़, हाँ बस समझ गए, हाँ बट स्टिल देख लो, अब जब लिख लिया मैंने तो फिर देख ही लो। 300 यूनिट पर बैच आती है, तो इंटू 4,000 जो कि उसकी बैच कॉस्ट है, एंड ये टोटल यूनिट को पर बैच लेकर आ गया, पर बैच लिया इंटू 4,000 पर बैच,
ओके, यहाँ से बैच कॉस्ट आ गई। मार्केटिंग में भी बिल्कुल सेम बैच कॉस्ट निकाल लिया एंड फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। देन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट हमने कितना किया 2,40,000 इंटू 240 एंड उसके बाद में फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन कस्टमर सर्विस कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 24 लाख। इसको हमने टोटल कॉस्ट सबको सारी कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गई। देन ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन कि बजटेड कॉस्ट का परसेंटेज बताइए R&D का। तो 80 लाख की रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी एंड 11,65,60,000 रुपये इसकी हमारी टोटल कॉस्ट थी, ये आई है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 6.86% हमारा परसेंटेज आया, परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इनकर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये ऐसा डायग्राम वाला सीन इतना होता नहीं है, ठीक है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। अगर आपको लगे तो फिर ये आपने घर में पढ़ेना, मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसे कवर नहीं कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगेन अ वेरी 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 एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो चैप्टर 4 है इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कॉस्ट ऑफ मोल्ड 80,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, सेल प्राइस क्या है 300 रुपीज़। तो 80,000 यूनिट हम जब 80,000 इंटू 300 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो ये दिया 80,000। ओके, सेल्स वैल्यू आ जाएगी। देन कॉस्ट, कितना कॉस्ट आया है 8,25,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग 125 पर यूनिट। तो 80,000 इंटू 125 पर यूनिट। देन सेलिंग कॉस्ट 12,50,000 पर ईयर एंड 100 पर यूनिट। पर ईयर भी लगेगा एंड 100 पर यूनिट भी लगेगी। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना खर्च हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रहा है 50,000 पर ईयर। ओके, देन देयर इज अ वारंटी एक्सपेंसेस 5 वारंटी पार्ट पर 25 यूनिट एट द रेट 10 पर पार्ट एंड 1 विजिट होगी 500 यूनिट्स पर, कॉस्ट हो जाएगी 500 पर विजिट। ओके ओके, रुद्र कह रही है वारंटी एक्सपेंसेस वाला। हाँ ठीक है, मैं समझा रही हूँ। देखो, वारंटी एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है कि आपने वारंटी दिया है प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो वारंटी कब होती है एक्सरसाइज, जब आपने कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया एंड उस प्रोडक्ट को कस्टमर ने यूज़ किया, फिर उसमें कोई डिफेक्ट आया या यूज़ करने से पहले कोई डिफेक्ट आया तो हम उसको वारंटी क्लेम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में कि 5 रिप्लेसमेंट पार्ट, हर 25 यूनिट प्रोड्यूस करने पर 5 रिप्लेसमेंट पार्ट निकल रहे हैं, मतलब 5 डिफेक्ट्स आ रहे हैं। 25 यूनिट्स में 5 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि हमारे कितना 20%, 1 मिनट, 5 डिवाइडेड बाई 25% मतलब कि 20% हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। ओके, देन 1 विजिट पर, और इसकी कॉस्ट क्या आएगी 10 पर पार्ट, हर पार्ट की 10 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। देन 1 विजिट पर 500 यूनिट हम विजिट करवाएंगे एंड चेकिंग करवाएंगे, और पर विजिट की कॉस्ट कितनी आ रही है 500, मतलब कि जितनी भी 2 लाख हमने कितनी 80,000 यूनिट्स बनाई हैं, 80,000 यूनिट्स बनाई हैं एंड विजिट पर 500, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 500 कितना आया 160। 160 इंटू 500, 160 इंटू 500 कितना आया 80,000। इतना हो गया वारंटी एक्सपेंसेस विजिट का। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, फिर अपन करते हैं वहीं पर सारी चीज़ कैलकुलेट। यस यस यस, ओके ओके ओके। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉल डाइज एंड अदर टूल्स कितना आएगा कॉस्ट 8,25,000 लिखा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई इन सेलिंग कॉस्ट कितनी थी कि हम कह रहे थे कि 80,000 यूनिट में
100 पर यूनिट एंड 12,500 4 ईयर्स तक के हमारे इनकर होंगे हर साल। तो ये हमारी क्या आ गई सेलिंग कॉस्ट। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आ गई 4 ईयर्स की आ गई 2 लाख। देन वारंटी देखो 80,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5, ठीक है 80,000 यूनिट्स हमने बनाई हैं जिसमें से हर 25 यूनिट पर 5 पार्ट्स डिफेक्टिव हो जाएंगे इंटू 10 1,60,000, ठीक है। और ये 80,000 तो हमने कैलकुलेट किया था। तो ऐसे करके ये टोटल कॉस्ट आ गई कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 1,93,15,000 डॉलर्स। It's not about dollar, it's your amount in rupees, okay? So yes रुद्रा इसको ऐसे ही करना है, इसको नहीं इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आप खुद देखिए ना कि 80,000 यूनिट्स हमने परचेज़ किया, हर 25 यूनिट्स में 5 यूनिट का डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तभी तो हमको निकलेगा कितना डिफेक्टिव पार्ट आया। अगर हम यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डिफेक्टिव पार्ट कितना आया। नाउ गेट ओके गुड। देन यहाँ पर दूसरा था कि हम इसको मिनिमाइज़ कैसे करें। तो मिनिमाइज़ करने के लिए 2 तरीके, या तो आप वैल्यू इंजीनियरिंग करो, या दूसरा तरीका है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बचाओ, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर, नहीं देयर इज नथिंग लाइक सो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 1 लाख, यही तो कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हमें भाई। $30 लाख रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दे रहे हैं एंड प्रोडक्ट ए कॉस्टिंग ₹11,20,25,000 विच ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग। ये वाला क्वेश्चन नहीं, बड़ा नहीं है, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो जब कोई चीज़ टफ लगा करे ना तो फिर खुद से ये कहा करो कि टफ तो ही चूज़ किया है, सीए चूज़ किया है तो टफ ही चूज़ किया है ना, इजी तो चूज़ नहीं किया। तो खुद से ये बोला करो कि मैं टफ कर सकता हूँ, मैं टफ करने के लिए ही बना हूँ, मैं कोई आसान काम करने के लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझे सारे काम टफ ही करने हैं। खुद से ये बोला कर जब कुछ भी टफ लगा करे, तो ना देखना वो जो चीज़ आपको टफ लग रही होगी ना वो बहुत आसान हो जाएगी, वो इतनी आसान हो जाएगी कि आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि इतना आसान कोई चीज़ कैसे हो सकती है। या बिलीव मी, खुद से बोला करो मैं टफ करने के लिए ही बनी हूँ, मुझे आसान काम नहीं करने। आसान काम करने के लिए और लोग हैं ना, मैं तो अलग हूँ, मैं तो सबसे टफ चूज़ किया ना मैंने तो। हाँ तो फिर अब जब ओखली में सिर डाल दिया है तो वो कहते नहीं कि जो वो, अरे क्या वो इडियम एक हिंदी में बोलते हैं, ओखली में सर डाल दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो बस जब आप एक तूफान में उतर गए हैं तो फिर क्या लहरों से क्या डरते फिरें, लहरों का तो सामना करना है ना, डर बिना डरे। लहरें तो होती हैं डुबाने के लिए, लेकिन एक जिंदा इंसान की पहचान है कि वो उसे तैर कर निकल जाए। यस एग्जैक्टली अर्जीत। चलो फिर करते, कोई टफ नहीं, अरे बहुत आसान है, इतना आसान है आपको खुद लगेगा कितना आसान कैसे हो गया। अभी तो मुझे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था। ओके तो यहाँ पर देखो पूछा क्या है सबसे पहले, प्रिपेयर द टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट रिमेनिंग टू स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या मतलब, वो इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ दिया है, 2 स्टेज कौन सी बची हैं, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो कह रहे हैं रिमेनिंग 2 स्टेज के लिए आपको क्या बनाना है, टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट।
जब रिमेनिंग 2 स्टेज के लिए बनाना है तो फिर तो आसान हो गया ना। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा दिखने में इतना बड़ा है नहीं, डरा रहा है क्वेश्चन बस। भोले भोले बच्चे देख के डर गए। ये ट्रिक होती है ICI की। जब बड़ा क्वेश्चन दिखे ना तब खुश हो जाया करो, बोला करो अरे वाह इसको आसान, इसको तो सॉल्व करना और भी आसान, क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा मिल जाता है। ऐसे तो जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है वो तो बहुत ट्रिकी है, उसमें तो सिर्फ एक ट्रिक में ही वो सॉल्व होना है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे वेज होते हैं ये बड़े क्वेश्चन में। यस यस, चलो ठीक है, अपन करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेजेस। रिमेनिंग 2 स्टेजेस का बनाना है हमें। इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ का बना हुआ है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन का बनाना है। तो ग्रोथ कब ख़त्म हो रही है? 30 यूनिट्स पर। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ कब ख़त्म हो रही है? 30 यूनिट्स पर। ओके, ये रहा 30 यूनिट्स पर। यहाँ पर 825